नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, खास आज का वीडियो होगा रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों के नियम के बारे में। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जो भत्तों के बारे में नहीं जानते हैं और उस भत्तों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आज का वीडियो खास होने वाला है रेल कर्मचारियों के लिए भत्ते का नियम, अलाउंसेस रूल्स। तो पहले चलते हैं कि शिक्षा का भत्ता, एजुकेशन अलाउंस क्या होता है। दोस्तों, एजुकेशन जो अलाउंस होता है वो क्या होता है, तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले पहले 2 बच्चों के लिए या दूसरी प्रसव में 1 से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गई हो या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे हेतु। दूसरा पॉइंट है हमारा कि कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक अथवा 10वीं कक्षा पास करने के बाद ITI या डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक जो 2 वर्षों के लिए, कुल मिलाकर 12 बार ही हमको ये अलाउंस मिलेगा एक बच्चे के लिए, केवल 12। चाहे वो आप 10वीं तक पढ़ाओ या 10वीं के बाद में आप ITI कराओ या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक 2 वर्ष का, या फिर 1 से लेकर 12वीं तक आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है इसके बारे में, आपको प्रति महीना 2250 रुपये और 27,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। चौथा पॉइंट है हमारा, वर्ष में एक बार आर्थिक वर्ष समाप्त होने पर मिलेगा। दोस्तों, 5वां पॉइंट है अगर विकलांग बच्चों के लिए दुगना होगा, वो भी विकलांग बच्चा 40% विकलांग होना चाहिए सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जब जाकर आपके बच्चों को दुगना ये एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि आवेदन के साथ बच्चों का मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में पढ़ने का जो बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये पूरी जानकारी है जो आप आराम से देख सकते हो। और इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हॉस्टल सब्सिडी। अब हॉस्टल सब्सिडी का भी हम इसमें रूल जान लेते हैं। तो पहला है हॉस्टल सब्सिडी का रूल है कि सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले पहले 2 बच्चों के लिए ही या दूसरे वर्षों में 1 से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गई हो या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे हेतु, तो वही इसमें नियम लागू होता है। ये ज़रूर है कि इसमें देखो ये पॉइंट है हमारा कि हर महीना 6,750 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगा राशि। और इसमें दूसरा पॉइंट है वर्ष में एक बार आर्थिक वर्ष समाप्त होने पर। तीसरा पॉइंट है वो है कर्मचारी के आवास से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हॉस्टल सब्सिडी लेते हैं रेलवे के कर्मचारी, उसके लिए है कि कर्मचारी के आवास से 50 किलोमीटर या अधिक की दूरी पर आवासीय स्कूल कॉलेज स्थित होना चाहिए। मतलब हमारे जो रेलवे आवास है उससे 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और ये तो आपको पता ही है कि विकलांग बच्चों को दुगना मिलता है। और इसमें आगे की जानकारी अब नोट में क्या कहता है, ये नोट देखिए, यदि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों में से किसी एक को ही शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए दोनों कर्मचारी है रेलवे में, पति और पत्नी, और वो एक साथ ही रहते हैं, तो दोनों को ही एक आवास मिलता है, क्वार्टर मिलता है, तो उसी तरह से दोनों में से एक को ही साथ में लगाना होगा। और हमारा दोस्तों तीसरा भत्ता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस तो आप जानते हो, इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि सभी ग्रुप C एक ग्रुप D के कर्मचारी को ही ये नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। आवश्यक रूप से विरामी कोटियों में वर्गीकृत करते हैं, उन्हें रात्रि 22 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी करने के लिए दे होता है। और इसमें है प्रत्येक 1 घंटे के लिए 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। राष्ट्रीय अवकाश तो आपको मालूम ही है कि राष्ट्रीय अवकाश मतलब नेशनल हॉलीडे हो और उस दिन हम ड्यूटी करते हैं तो राष्ट्रीय अवकाश भत्ता मिलता है। तो कैसे मिलता है, राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी है तो बुक किए गए अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी का रेस्ट होने पर भी ये भत्ता मिलता है। 2 तरह के मिलते हैं, जैसे एक तो नेशनल हॉलीडे के दिन, जैसे दीपावली की छुट्टी है, दीपावली के दिन हम ड्यूटी करते हैं हॉलीडे के दिन, तो उस दिन भी हमको राष्ट्रीय अवकाश भत्ता मिलेगा। और मान लीजिए नेशनल हॉलीडे है, होली के दिन, अगर होली के दिन हमारा रेस्ट पड़ता है और अगर हम घर पे रहते हैं तो उस दिन का भी हमको मिलेगा। इसमें दूसरा पॉइंट है कि ये भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो राष्ट्रीय अवकाशों का लाभ नहीं लेते हैं तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करते हैं। ओपन लाइन स्टाफ को भी दिए हैं। और इसमें सिर्फ ड्यूटी करने वालों को राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी करने पर निर्धारित दरों से पूरा राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाता है। अब ये कितना कितना मिलता है, देखो
जो एक मेट्रिक लेवल जो लेवल 1 से 2 तक है, मतलब 1800 और 1900 कर्मचारियों को कितना मिलेगा, 384 रुपये जो लेवल 1 और 2, और लेवल 3 से 5 वालों को 477 रुपये मिलेगा, और मान लीजिए लेवल 6 से 8 तक को मिलेगा 630 रुपये। लेवल यहाँ तक ही ये मिलता है, मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी को लेवल नंबर 9 में नहीं मिलता है। दोस्तों ये आ गया ड्रेस अलाउंस, पांचवा भत्ता है हमारा जो है ड्रेस अलाउंस। अब ड्रेस अलाउंस में पहला पॉइंट है कि उन सभी कर्मचारियों को, जैसे ट्रैकमैन हो, रनिंग कर्मचारी हो, कार ड्राइवर हो और कैंटीन स्टाफ हो आदि, जिन्हें नियमित वर्दी पहननी पड़ती है, जिसको ड्रेस अलाउंस मिलता है, तो यह है कि रुपये प्रति वर्ष 5,000 रुपये आपको मिलेंगे कर्मचारी के वेतन में, वर्ष में एक बार जो जुलाई में होगा। और इसमें पहले मिलने वाले धुलाई भत्ता, जूता भत्ता तथा किट मेंटेनेंस अलाउंस को रद्द कर वर्दी भत्ता किया गया है। परंतु कुछ ऐसे कैटेगरी कर्मचारी है जैसे सभी को, तो उसमें सूज भी मिलता है, जैसे ट्रैक मेंटेनर को सूज मिलता है सेफ्टी से संबंधित कर्मचारियों को, और जिन कर्मचारियों को पहले वर्दी मिलती थी वह अब नहीं मिलेगी। अन्य सुरक्षात्मक सामान जैसे सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट, टोपी वाला आदि, रेन कोट इत्यादि अलग से मिलेंगे, ये वर्दी भत्ते के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब दोस्तों चलते हैं छठा, जोखिम और कठिनाई भत्ता। छठा हमारा है जोखिम और कठिनाई भत्ता, जो केवल ट्रैक मेंटेनर की मेन मेट कर्मचारियों को प्रति माह 27 रुपये दें। किस किस को मिलेगा ये, इसमें स्पष्ट रूप से कह रखा है, ट्रैक मेंटेनर, की मैन और मेट कर्मचारियों को प्रति माह 27 रुपये, मतलब ट्रैक मेंटेनर में जैसे ट्रैक मैन, की मैन, गेट मैन, ट्रॉली मैन को भी ये 27 रुपये मिलेगा। इसके बाद में नीचे चलते हैं ब्रेक डाउन भत्ता, अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इसमें ब्रेक डाउन ड्यूटी है तो बुक हुए कर्मचारियों को दें, मतलब ये सीधा सा है कि ये लोको रनिंग वालों के लिए ऐसे कर्मचारियों का मुफ्त भोजन की आपूर्ति की जाती है जहां कार्यस्थल पर भोजन की आपूर्ति संभव ना हो, उन्हें नगद भुगतान किया जाता है। जैसे ब्रेक डाउन भत्ता, जैसे मान लीजिए अचानक कोई वॉश आउट हो गया हो तो वहाँ पर भी ये मिलता है। ड्यूटी स्थान से दुर्घटना स्थल तथा ड्यूटी स्थान पर वापस यात्रा का पूरा समयोपरि ओटी भत्ते के भुगतान के लिए ड्यूटी माना जाएगा। ऐसे कर्मचारी को 100% की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा, जिसका इस तरह से कोई संबंध नहीं होगा कि स्टाफ मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी गया था या नहीं, 12 घंटे से अधिक कार्य किया या नहीं। ब्रेक डाउन भत्ते के लिए विभिन्न जैसे लोको, कैरिज, बैंगन, परिचालन, सिविल इंजीनियरिंग, सिंगल एवं दूरसंचार, बिजली इत्यादि स्टाफ को चिन्हित किया जाता है जो ब्रेक डाउन गाड़ियों जैसे ART एंड MRT के रख रखाव करते हैं, उन्हें उपयुक्त कहलावा। अब जैसे ब्रेक डाउन भत्ता किस लेवल को कहाँ पर मिलता है दोस्तों, हेल्पर ग्रेड सेकंड हो या हेल्पर ग्रेड फर्स्ट, अन्य ग्रुप डी स्टाफ को लेवल 1 जो 1800 ग्रेड का होता है उसको 270 रुपये दिया जाएगा, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड को लेवल जो 1900 405 रुपये दिया जाएगा। टेक्नीशियन सेकंड, टेक्नीशियन फर्स्ट जो 2400 2800 ग्रेड का होता है 5 लेवल तक, उसको 540 रुपये दिया जाएगा। और मान लीजिए लेवल नंबर 6 को है 4200 ग्रेड का, तो उसको 475 रुपये दिया जाएगा। दोस्तों नीचे चलते हैं मुख्य रूप से गेट अलाउंस। अब गेट अलाउंस स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट इंजीनियरिंग पर कार्यरत ट्रैक मेंटेनर को प्रति माह 1000 रुपये, मेट्रिक लेवल 8 तक एवं लेवल नंबर 9 कर्मचारियों को 1200 रुपये प्रति माह दें। और दोस्तों इसमें जो ये सभी अलाउंसेस है वो उसमें ये मैं बता दूं कि जब तक DA 50% हो जाएगा तो सभी अलाउंसों में 25% की बढ़ोतरी होगी जब DA 50% हो जाएगा। नवा हमारा जो भत्ता है वो है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते तो आप जानते हो कि जून और ये जुलाई और जनवरी में बढ़ता है, एक साल में 2 बार। नीचे चलते हैं यात्रा भत्ता। अब यात्रा भत्ता, ये आपको यात्रा भत्ता किस लेवल से मिलता है, ये मतलब TA ट्रेवलिंग अलाउंस रेल कर्मचारियों को अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा या वापसी है तो निर्धारित दर के अनुसार मिलेगा। दोस्तों नीचे से जैसे पहला है अपना कि लेवल नंबर 14 तथा ऊपर तक के 1200 रुपये मिलते हैं, लेवल नंबर 14 से ऊपर तक। उसके नीचे 12 से 13 1000 रुपये, लेवल नंबर 9 से 11 तक 900 रुपये, और लेवल नंबर 6 से 8 तक 800 रुपये मिलेगा दोस्तों, और लेवल नंबर 5 तक नीचे तक 500 रुपये मिलेंगे। इसमें भी अगर DA 50% होता है तो वो 25% के हिसाब से भी बढ़ेंगे।
नीचे अब इसमें देख सकते हैं कि हमारा फुल जो टीए होता है वो कितने पे मुख्यालय से लगातार अगर 6 घंटे या उससे कम हो तो 30% बनता है आपका ट्रेवलिंग अलाउंस टीए। अगर लगातार 6 घंटे से अधिक तथा 12 घंटे से कम 70% होता है। लगातार 12 घंटे या उससे अधिक हो आप मतलब अपने काम करने से लेकर आपकी जो हेडक्वार्टर है वहाँ तक 12 घंटे से अधिक हो तो 100% टीए आपका बनता है। देख लीजिए नीचे है परिवहन भत्ता। 7वें वेतन आयोग के अनुसार 1/1/2016 से परिवहन भत्तों की दर भी निम्न अनुसार है। अब परिवहन भत्ते तो आप जानते हो कि और नीचे है कि ये जो कठिनाई स्थान भत्ता 12 नंबर का है। तो इसमें पहले ये आदिवासी जनजाति क्षेत्र भत्ता के नाम से भी जाना जाता था। जैसे कहाँ पे मिलता है ये नागपुर मंडल पर गोड़ा डोंगरी सारणी काला अखर सहेली थाकू केसला किरतगढ़ पालाचोरी जुनार देव हिरातगढ़ नवेगांव मतलब इन स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों से मिलता है, जिसमें 9 से अधिक वाले को 1200 रुपये और 8 से कम वाले को 1000 रुपये। ये कठिन स्थान पर ठप लोकेशन, जहाँ पर ठप लोकेशन, तो ये ठप लोकेशन है यहाँ पर आपको ये कठिनाई स्थान भत्ता भी मिलेगा। नीचे चलते हैं दोस्तों, जो 13वां नंबर का भत्ता है वो है हमारा मकान भत्ता। मकान किराया भत्ता जो रेट होते एक श्रेणी के शेयरों के रूप में 5400 रुपये से कम नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई से भी लेवल का हो, चाहे वो 1800 ग्रेड का हो। वाई श्रेणी के शेयरों में रुपये 3600 से कम नहीं मिलेगा, चाहे वो लेवल नंबर 1 हो या 2 हो। और जेड श्रेणी के शेयरों में 1800 से कम नहीं मिलेगा, उससे अधिक ही मिलेगा अपने बेसिक के अनुसार, अपने ग्रेड के अनुसार। जैसे मान लीजिए चलते कि नागपुर मंडल पर केवल नागपुर वाही श्रेणी में आता है और बाकी सभी स्टेशन जेड श्रेणी में आते हैं। उसी तरह से तो जो भी वाई श्रेणी में आता है वो अभी 27% है। नीचे चलते हैं ड्राई सेल भत्ता। ड्राई सेल भत्ता सभी ट्रैकमैनों को जिन्हें रात्रि गश्त पेट्रोलिंग की ड्यूटी करनी पड़ती है उन्हें रुपये 150 प्रति माह की दर से नियमित वेतन में सेल खरीदने के लिए ये भत्ता दिया जाता है। जिन्हें रिचार्जेबल टॉर्च उपलब्ध है उन्हें ये भत्ता नहीं मिलता। 15वां नंबर अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता। ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो गैर लिपिकीय रेल अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों क्लिनिकों में कार्यरत रेल कर्मचारियों को अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता निम्न है। जैसे लेवल नंबर 8 या उससे कम है तो 4100 रुपये प्रति माह मिलेगा, और लेवल नंबर 9 एवं उससे ऊपर है उसे 5300 रुपये प्रति माह मिलेगा। ये अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता है। जो हॉस्पिटल में कार्यरत है उन सभी को ये मिलेगा। नीचे चलते हैं संयुक्त स्थानांतरण अनुदान सीटीजी। ये सीटीजी तो आप जानते हो कि आपका ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्टेशन पर होता है तो उसे मिलता है। कर्मचारी का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन प्रशासन के हित में स्थानांतरण होने पर मूल वेतन के आधार पर देय हो। ये केवल नेम नोटिंग लगाया है, उन लोगों को नहीं मिलता जो ऑटोमेटिक स्थान से मिलता है। जहाँ स्थानांतरण 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर हुआ है तो कर्मचारी को सीटीजी का भुगतान पिछले माह के मूल वेतन का 80% की दर से किया जाएगा। सभी श्रेणी, इसमें लिखा हुआ है कि सभी श्रेणी के कर्मचारी जिनका स्थानांतरण 20 किलोमीटर के परिधि में किया गया, आवास परिवर्तन किया गया, उन्हें 1/3 राशि देय होगी। नीचे लिखा हुआ रहा है कि सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड कर्मचारी यदि सेवानिवृत्त के पश्चात 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर बसता है तो उसे भी सीटीजी का भुगतान अंतिम मूल वेतन के 80% की दर से मिलेगा। यह अगला पॉइंट है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी जो उसी स्टेशन से 20 किलोमीटर की दायरे में बसा है तो उसे भी 1/3 राशि का भुगतान देय होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कि अगला जो है सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एवं मृत्यु के मामले में रेल कर्मचारी के परिवार को देय राशि एक समान ही होगी। पदोन्नति पर स्थानांतरण के मामले में पदोन्नति पूर्व वेतन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। जैसे अब ये 3 महत्वपूर्ण है, इसमें ये जानना जरूरी है कि पहला पॉइंट क्या है, स्वेच्छा स्थानांतरण या पारस्परिक स्थानांतरण होने पर, मतलब नेम नोटिंग लगाने पर या फिर म्यूचुअल करने पर, है ना। और तीसरा है जो दूसरा है 180
से कम दिनों के लिए अस्थायी स्थानांतरण होने पर 180 से कम दिनों के लिए अस्थायी मतलब आपका अपरमानेंट के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया, पर 180 दिन से कम हो तो उसको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है सेवानिवृत्ति की स्थिति में जब तक कर्मचारी रेल आवास रिक्त नहीं करता तब तक मिलेगा। दोस्तों छुट्टियां जो अवकाश नियम है वो छुट्टियों के बारे में अपन बात करते हैं। पहला है जो औसत वेतन छुट्टी। तो पहला पॉइंट है इसमें 1 वर्ष में 30 LAP मिलेगी। और दूसरा पॉइंट है सभी स्थायी अस्थायी रेल कर्मचारियों के लिए, चाहे वो अप्रेंटिस हो चाहे वो नहीं हो। तीसरा पॉइंट है वर्ष में 2 बार मिलेगी दोस्तों, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, जो अपने खाते में 15-15 दिन की जमा होती रहेगी। अगला पॉइंट है ये छुट्टी खाते में अधिकतम 300 दिनों तक जमा हो सकती है। और अगला पॉइंट है एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। अगला है अर्ध वेतन छुट्टी। 1 वर्ष में केवल 20 दिन ही मिलेगी, 1 वर्ष में केवल 20 ही दिन मिलेगी आपको। स्थायी हो चाहे वो जो पूरी LAP में होती है LAP छुट्टी, उसी तरह से ये भी एक अर्ध वेतन छुट्टी होती है जो आधे दिन की, वो 1 साल में 20 ही मिलेगी। नीचे है कम्यूटेड छुट्टी। ये छुट्टी शिक्षा का प्रमाण प्रस्तुत करने पर स्वीकृति होगी तथा अर्ध वेतन छुट्टी में से दोगुनी दर से कटौती होगी। बिना वेतन छुट्टी सभी अस्थायी रेल कर्मचारियों को दें जब उसके खाते में कोई छुट्टी बकाया नहीं हो, LWP। नीचे चलते पूरे सेवा काल में 360 दिनों तक दे होगी और शिक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर एक समय में अधिकतम 90 दिनों तक स्वीकृत होगी और आगे मिलने वाले औसत वेतन के आधार पर स्वीकृति की जा सकती है। अध्ययन छुट्टी मतलब एजुकेशन लीव, तो यह है टेक्नीशियन प्रशिक्षण उच्च अध्ययन के लिए जिसका सीधा संबंध रेल कार्य को बेहतर बनाने के लिए ये मिलती है। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। एक बार में 12 माह, पूरे सेवा काल में 24 माह तक मिलती है। मतलब एक बार में 1 साल के लिए और पूरे सेवा काल में 2 साल के लिए ये मिल सकती है। पेटेंटी लीव, ये मैटरनिटी लीव। मातृत्व अवकाश मतलब सभी जो स्थायी अस्थायी महिला कर्मचारी को 2 जीवित बच्चों के लिए दे हैं मैटरनिटी लीव। एक बार में 180 दिनों तक मिलती है, मतलब एक बार में 6 महीनों तक मिलती है अपने बच्चों की देखभाल के लिए। इसमें दूसरा पॉइंट है बच्चा गिरने गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवा काल में 45 दिन मिले। अगर मान ली कहीं महिला कर्मचारी का बच्चा गिर जाता है या गर्भपात हो जाता है तो पूरे सेवा काल में 45 दिन वो ले सकती है। अगला पॉइंट है ये किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है। मतलब आप अगर 45 दिन लेते हो तो LAP या HLAP या PCL जो भी है उसके साथ में जोड़कर भी महिला ले सकती है। अगला पॉइंट है महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा। किसी छुट्टी खाते में कटौती नहीं होगी। यह पेटेंटी लीव मातृत्व अवकाश। सभी पुरुष रेल कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए पत्नी के प्रसव काल में केवल 15 दिन ही मिलेगी, केवल 2 बच्चे तक ही मिलेगी, पहले 2 बच्चों तक ही। दूसरा पॉइंट है प्रसव के 15 दिन पूर्व तथा प्रसव के बाद 180 दिन तक लिया जा सकता है। मतलब बच्चे पैदा होने के बाद 6 महीने के भीतर ले सकते हो या बच्चा पैदा होने से 15 दिन पहले से भी ले सकते हो। और इसके अलावा इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ भी जोड़ सकते हो। 15 दिनों की छुट्टी एक ही बार में स्वीकृत होती है, किसी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी। 8वां जो है विशेष अशक्तता अवकाश स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। तो ये क्या है? 8वां पॉइंट है जो है रेल कर्मचारी को कर्तव्य निर्वाह करते समय किसी के द्वारा चोट पहुंचाने के कारण सख्त होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती है। अधिकतम 24 माह के लिए स्वीकृत की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। किसी छुट्टी खाते से नहीं कटेगी, जो आपकी छुट्टी है उसमें से नहीं कटेगा। आकस्मिक अवकाश 9वां पॉइंट है कैलेंडर वर्ष के जो कार्यालय कर्मचारी 8 दिन होता है, कार्यालय कर्मचारी के अलावा 10 दिन, दिव्यांग कर्मचारी अतिरिक्त 4 दिन मिलेगी। मतलब कर्मचारी को इसके अनुसार शिशु देखभाल अवकाश CCL, ये महिलाओं के लिए CCL। अब ये CCL कितनी मिलेगी देख लीजिए। महिला कर्मचारी को पूरे सेवा काल में 2 बच्चों की
18 वर्ष आयु तक, ध्यान से 2 बच्चों की 18 वर्ष की आयु तक ये मिलेगी दोस्तों, पालन पोषण के लिए। इसमें पॉइंट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 2 वर्ष कुल 730 दिन तक स्वीकृत किया जा सकता है, जो सक्षम अधिकारी होता है। जैसे अपने इंजीनियरिंग विभाग की बात करें तो एडीएन इसको स्वीकृत नहीं कर सकता, सीनियर डीएन इसको स्वीकृत करता है, जो डीआरएम अप्रूवल करता है। उसके बाद में ये अवकाश टुकड़ों में भी लिया जा सकता है, परंतु एक बार में कम से कम 5 दिन की अवधि के लिए ही कम से कम मिलेगा, इससे नीचे नहीं। अब तो केवल 15 दिन हो गया कि 15 दिन से कम नहीं ले, 15 दिन से ऊपर ही लो, 5 दिन के अलावा नीचे। इस कटौती अवकाश खाते से नहीं होगी, तो आप 1 साल में 2 बार ले सकते हो, 6-6 महीने पर के अंतराल पर। इस अवकाश की मांग के एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा, कोई वेतन में कटौती नहीं होगी। सक्षम प्राधिकारी के पूर्व मंजूरी से शिथिल अवधि में मुख्यालय छोड़कर बाहर जा सकते हैं या विदेश यात्रा भी की जा सकते हैं। मतलब प्राधिकार की पूर्व मंजूरी से शिथिल अवधि में वो मुख्यालय से बाहर भी जा सकती है या विदेश यात्रा भी कर सकती है। 11वां पॉइंट मैं पहला लिखा वहाँ रहा है 11वां पॉइंट में कि ग्रुप सी एवं ग्रुप डी रेल कर्मचारियों को अस्पताल अवकाश दिया जा सकता है। रेलवे के कर्तव्यों के दौरान किए गए जोखिमों के कारण हुई बीमारी या चोटों के उपचार के लिए होती है। यह प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत की जाती है। इस छुट्टी में पहले 120 दिन हेतु औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि हेतु आधे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन दिए होगी। इसमें महाप्रबंधक द्वारा सीमा रहित अस्पताल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इसकी कटौती छुट्टी खातों में से नहीं की जा सकती। ये किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है, परंतु कुल छुट्टी 28 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। छुट्टी का नकदीकरण ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी रेल कर्मचारी इसको ले सकता है। तो क्या है ये, पहला हम इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है, देखिए छुट्टी का नकदीकरण एक बार में 10 दिन तक की तथा पूरे सेवा काल में 60 दिनों की छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है। मतलब आप 6 बार पूरी सर्विस काल में 6 बार आप ले सकते हो। जैसे एक बार में आप 10 दिन की छुट्टी का पैसा ले सकते हो। दूसरा पॉइंट है इसमें 2 वर्ष में 1 बार तथा पूरे सेवा काल में 6 बार। अगला है कि छुट्टी नकदीकरण 50 छुट्टी खाते में 50 दिन की छुट्टी बकाया होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप 10 दिन की लेते हो तो उसके बाद में 50 दिन की छुट्टी बचना चाहिए, जब जाकर वो छुट्टी का नकदीकरण देगा। छुट्टी का नकदीकरण आवेदन के साथ पास या पीटीओ की प्रति एवं कम से कम 1 दिन की सेल या पीएल छुट्टी स्वीकृत की प्रति जोड़ना आवश्यक है। छुट्टी नकदीकरण 10 के अनुसार होगी दोस्तों। तो ये हमने जो बताया ये सभी अलाउंसेस है दोस्तों, आप इसमें ले सकते हो। नीचे हम बाद में बात करेंगे कि पास नियम के बारे में भी